बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब पे तनकीद की है। और PMLN क्या करने जा रही है लाहौर में, वो एक भूख हड़ताली कैंप्स का आगाज़ करने जा रहे हैं लाहौर के 14 हलकों में। उस वक्त जब कोरोना पेंडेमिक फैल रहा है और PMLN ये मुतालबा करती है बार बार के लोगों को इकट्ठा ना होने दें, लेकिन अब वो लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से सियासी मकसद के लिए इकट्ठा करने जा रही है भूख हड़ताली कैंप्स के ज़रिए से। तो ये यानी PMLN ये कर रही है, पीपल्स पार्टी लाहौर में इमरान खान साहब के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने पेट्रोल कंपनियों को जो फ़ायदा गया है और जो कीमतें बढ़ी हैं और इसके अलावा जो शॉर्टेज हुई है, उसके ऊपर अब एक और कमेटी बना दी है। यानी पहले काम करते हैं और उसके बाद फिर कमेटी बनाते हैं और फिर तवक्को करते हैं कि कोई कुछ कहे भी ना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उन्होंने कहा कि अलीमा खान के साथ मिलकर इमरान खान साहब ने मुल्क को लूटा है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप अदालत में जाइए। इमरान खान जब अपोजिशन में था तो वो इल्ज़ाम लगाना, खाली इल्ज़ाम नहीं लगाता था, वो अदालतों में भागता था, वो एहतजाज करता था, वो जोर लगाता था, वो एक्सपोज करता था, वो उस लड़ाई को लड़ता था। आप उस लड़ाई को लड़ते नहीं हैं, आप सिर्फ कहते हैं और कह के निकल लेते हैं एक स्टेटमेंट की जगह पे ही। आपने किसी अदालत के अंदर जाएं, जाके दरखास्तें जमा करवाएं, इमरान खान साहब को मुकदमात में बुलाएं और बुला के इंसाफ हासिल करें। और उसके अलावा आप एक पब्लिक कंपेन की शक्ल में इसको लेकर आएँ। बेशक कोरोना है, आप एहतियाती तदाबीर के साथ सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर लगातार हैमरिंग तो करें। रोज़ाना आपका एक नया इशू होता है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं अलीमा खान के ऊपर। अगर सीरियसली अपोजिशन को ये लगता है कि अलीमा खान एक करप्ट औरत है और उसने अपने भाई इमरान खान को, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए पैसा बनाया है और उसकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए करप्शन का पैसा छुपाया है, तो फिर उनको अदालत में जाना चाहिए। हर फोरम के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाऊँ ताकि बात जाए। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फ़ारूक हबीब साहब पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़ारूक हबीब साहब हैं। मलिक अहमद खान साहब, सॉरी मैं सबसे माजरत, आपकी पार्टियां बदल दें तो आप लोग आजकल एक पार्टियों की इतनी ज़्यादा मुखालफत है कि मेरे गले ना पड़ जाइएगा। मलिक अहमद खान साहब PMLN से हैं, मुस्लिम लीग नून से। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। मैं मलिक अहमद खान साहब आपके पास आ रहा हूँ और हम एक नई शुरुआत कर लेते हैं दोबारा। मलिक साहब, मामला ये है कि आप लोग अब एक करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट, और ये होगा लाहौर के 14 हलकों से आप लोग शुरू कर रहे हैं भूख हड़ताली कैंप। इसको कैसे आप मैनेज करेंगे कि कोरोना की वबा के बीच में आपका ये टोकन प्रोटेस्ट भी हो जाए और वबा भी ना फैले? इमरान, देखें, बेसिक बात जो आप में और पलवशा में हो रही थी ऐसे नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से ही आपको मुताद बात करनी चाहिए और इस तरह का सेंटिमेंट जो आपका भी हुआ और उनका भी हुआ मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बात ज़रूरी समझता हूँ कि वो को थोड़ा टॉलरेट भी कर लेना चाहिए अगर उन्होंने कोई बात। नहीं सर, देखिए मैं आपको एक चीज़ से ना मुझे बड़ा मसला होता है सर। देखिए हमने तनकीद की पीपल्स पार्टी पे माजी में, हमें कभी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि आप देखें, हमने आपकी पार्टी पे कितनी तनकीद की, आपने हमें पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाया ना सर। हमने PTI पे बहुत तनकीद की, उन्होंने भी हमारे साथ ये नहीं किया, काफ लीग पे भी किया। ये अब एक ट्रेंड बना रहे हैं PTI वाले। मैंने सवाल उठाया ये पीपल्स पार्टी वाले जी। नहीं, मैं सिर्फ, और इसका बैकग्राउंड ये है मलिक साहब, सुन लें, कल मैंने तोशाखाना केस के ऊपर आवाज उठाई थी। बैकग्राउंड ये है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे पीपल्स पार्टी के, और वो ये चाह रहे थे कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर बात ना की जाए। अब मैं, इसका बैकग्राउंड ये है कि इस मोबाइल के अंदर मैसेजेस भरे पड़े हैं और थ्रेट्स भरी पड़ी हैं जो पिछले 24 घंटे में आई हैं, सिर्फ ये इसके एक तोशाखाना केस के ऊपर जो कल मैंने हकायक बताए उस वजह से। तो अब इसका बैकग्राउंड रहा ना, ये बिला वजह पलवशा नहीं बोल रही थी या चढ़ाई नहीं कर रही थी, वो बैकग्राउंडर मुझे पता है जो मेरे साथ कर रहे हैं ये जी। मैं थोड़ा इसलिए कि मैंने ये बात की है कि तनकीद करना आपका हक है, आप जितनी मर्जी सख्त तनकीद करें, और जवाब देना पलवशा का हक है। और अगर कभी इन द हीट ऑफ आर्गूमेंट कोई एक फरीक सख्त बात कर लेता है तो दूसरा टॉलरेट कर लेता है ताकि मामलात चलते रहें। अब आपको भी थोड़ा उनका अदब लिहाज रखना चाहिए और उनको भी आपका रखना चाहिए, तो तभी ये बातचीत चलती है। नहीं तो इतनी सख्त बातें सर देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, इंटीग्रिटी के ऊपर सर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोई आपको ये कहे कि यू आर अ पार्टी, तो देन नहीं हो सकता, ठीक कह रहे हैं, देन नहीं हो सकता।
मुमकिन नहीं ना, सिर्फ ये काम ही नहीं करना चाहिए, मैं नहीं, जाकर देखिए, कारोबार मेरा- करके बैठ जाऊंगा, देखिए, ज्यादा बेहतर है। नहीं, आप मेरी सिर्फ इतनी एडवाइस है, क्योंकि वो भी बिल्कुल छोटी बहन की तरह हैं, आप भी भाई हैं, कि नहीं, हमेशा थोड़ा हमारा tolerance पलवशा के level साथ भी सर बड़ा साथ अच्छा रखें, ताल्लुक अगर रहा। कोई बात हो भी पलवशा जाए पलवशा लगभग 10 साल से मेरे प्रोग्राम में आ रही हैं, मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ एक ताल्लुक है। लेकिन कल से मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, और उन मैसेजेस के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे अभी प्रोग्राम करने से पहले पता भी नहीं था मेरे गेस्ट में मेरे मेहमान कौन है पीपल्स पार्टी का, मुझे उन्होंने अभी बताया कि पलवशा है। और ये जो पलवशा ने एकदम मेरे ऊपर चढ़ाई की और मुझे ला के खड़ा कर दिया उन्होंने हुकूमती पार्टी के साथ, और मुझे कहा कि यू आर अ पार्टी, तो सर वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ना सर, मुमकिन नहीं है। और मुझे पता है कि वो क्यों कर रही है और किसके कहने पे कर रही है। टू सर्टेन एक्सटेंट मैं तो फिर चले, आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, टू सर्टेन एक्सटेंट मैं फिर भी वही बात अपनी जी ठीक। चलें, खैर, जो अभी आपने बात की कि ये एहतजाज का सिलसिला जो शुरू होगा और मुस्लिम लीग वो एहतजाज जो कैसे है मैनेज करेंगे? पेट्रोलियम की प्राइसेस के खिलाफ जो कॉल दी है, देखिए, इसमें जो भी मुझे इस प्रोग्राम का जब अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारे लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कर रहे थे। तो फिर उनकी जो मेरे पास मेरा भी ये कंसर्न था कि कोविड के दिनों में ये इस तरह की सूरत हाल जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होगी, रश होगा, तो पहले इतना बड़ा स्प्रेड लाहौर में फैला हुआ है और आपको इस पर एहतियात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने जो हिदायतनामा जारी किया है उसमें हमने नंबर ऑफ़ पीपल पर भी बात की है, और हमने इसको सेग्रीगेट किया है लाहौर के 12-14 पॉइंट्स पर। किसी एक बड़ी जगह पर कोई बड़ी कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं कर रहे, और हम ये कर रहे हैं कि नुमाइंदा लोग जो हमारे ओहदेदारान हैं या हमारे जो वहाँ के असम्बली के मेंबरान हैं या जो लोकल गवर्नमेंट्स के अरकान थे, और वो अपनी एहतियाती तदाबीर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करके, सारे वो लोग जो कि इसके अंदर अपनी एक कैंपेन का हिस्सा है जिनकी कि ये SOPs को फॉलो करना है, तो इस तरह, लेकिन ब्रीच ज़रूर होगा। मैं आपकी बात से ज़्यादा इख्तलाफ नहीं कर सकता। अभी अपोजिशन को भी कोविड के दिनों में इस तरह के एहतजाज की कॉल, और गवर्नमेंट को भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लॉकडाउन्स के खात्मे की बात है, दोनों सूरतों में नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस पे बड़ा एडवोकेट। पार्टी में डिबेट हुई है इस पे कि इसको मैनेज कैसे करना है? नहीं, पार्टी में कोई डिबेट हुई है इस पे मैनेज कैसे करना है? यानी लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। आपकी पार्टी लाहौर में तगड़ी है, ये आपको पता है, ज्यादा सीटें आपके पास हैं, ये भी आपको पता है, सबसे ज्यादा वोट भी आपको यहाँ पड़ता है। इमरान, मैं क्योंकि ये सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है कि ये जब परसों मीटिंग हो रही थी तो उसमें मैंने ये हमारे एक ऑनरेबल मेंबर हैं समीउल्लाह खान साहब, वो लाहौर से शादरा के हलके से मेंबर हैं, तो उन्होंने ये मसला उठाया कि असेंबली से एहतजाज करते हुए हमने प्रेस क्लब तक जाना है। और फिर तो मैंने वहाँ पर एक मेरी डिसेंटिंग वॉइस थी, लेकिन बाकी सबका ओवरवेलमिंगली ये था कि ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अवाम के साथ जिस तरह की ज़्यादती हो रही है इस पर अब खामोश नहीं बैठा जा सकता। मैंने बार बार इसरार किया कि ब्रीच ऑफ SOPs हो जाएगा और इस पर आपको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बार कैफ क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, तो पार्टी के अंदर कंसेंसस इस बात पे इवॉल्व था कि यह एहतजाज होगा। और जो चंद अफराद जिनमें मैं भी शामिल था, और हमारा ये ख्याल था कि अभी क्योंकि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और आप जो लॉकडाउन्स को ख़त्म कर रहे हैं मुनासिब नहीं है। उसके कोई भी रीजंस होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉबलेसनेस, जिस पे हुकूमत बार बार ये जिक्र। लेकिन मलिक साहब एक सवाल तो उठेगा ना, मलिक साहब लेकिन सवाल सुन लें आप सर। देखें, लीडरशिप आपकी कोरोना वायरस से डर के असेंबली तक जाने को तैयार नहीं है, और पब्लिक को आप कह रहे हैं सड़कों पे आके एहतजाज करो, ज्यादती आम आदमी से। नहीं, देखिए, मैं इसकी वजाहत इसकी इमरान साहब मैं आपको वजाहत ये दे सकता हूँ। देखें, आपने जब किसी पर्सन की बात करनी है, जैसे आपने शहबाज साहब की और आपका जायज़ सवाल है कि वो असेंबली नहीं गए, बिकॉज ये 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल उनकी उम्र है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, ये आपको भी पता है, इसके लिए तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी बात यह कि उनकी इम्यूनिटी लेवल्स बड़े लो हैं। डॉक्टर्स की एडवाइस उनको बड़ी सीरियस एडवाइस है कि आप किसी किस्म का कोई पब्लिक कांटेक्ट नहीं रखेंगे। चौथी बात यह कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया एक दफ़ा आने के बाद, अब फिर जो उनके दोबारा रिपीटेड टेस्ट हुए उस पर भी डॉक्टर्स ने जो उनको एडवाइस की वो फर्दर टू स्टे एट होम की उन्होंने की और आइसोलेशन की।
और उनको अंडर सर्टेन मेडिकेशन रखा हुआ है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी के लिए उनको कोई स्पेशल मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके साथ वो इस कोरोना की अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा बड़ा कंसर्न है। तो उनको तो पूरी पार्टी ने, उनके डॉक्टर्स ने, जो भी उनके खैर खा थे, सब ने ये उनसे रिक्वेस्ट भी की और उनसे कहा कि आप बिल्कुल किसी पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं जाएंगे, चाहे जाए कि जहाँ पे आपका एक्सपोजर अगर असेंबली में है तो बड़ा एक्सपोजर होगा। तो फिर सर इसके एसओपी जारी करें कि आपके जो पब्लिक प्रोटेस्ट होंगे उनमें भी बुजुर्ग लोग ना आए, बच्चे ना आए, खास उम्रों के लोग आए और खास डिस्टेंस के साथ आए, वो भी आपको जारी करने चाहिए। मुझे जरा गवर्नमेंट से, सर एक मिनट मलिक से वापस आता हूं, मैं जरा गवर्नमेंट से तो आपसे कहा अब फारूक साहब करने देंगे प्रोटेस्ट या नहीं करने देंगे? साफ बात, पहले एक लाइनर ये बताएं ना, फिर बाकी बातों पे आता हूं। देखिए, बात यह है कि जाहिर बात है, अगर इन्होंने को प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट के लिए जो एक सूरत हाल होती है, दफ़ा 144 का नफाज हुआ है और स्पेशल कोरोना के रोकथाम के हवाले से जो है वो स्पेशल इकदाम किए गए हैं, और अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप कितने SOPs लगाएं। अगर आप कोई एहतजाज करते हैं तो आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि उसके अंदर बुजुर्ग नहीं आएंगे, उसके अंदर बच्चे नहीं आएंगे। ये तो जब आप किसी चौक के ऊपर को कैंप लगाते हैं तो वहां पर तो फिर लोगों का हजूम नहीं, तो फिर आप रोकेंगे ना? मैं तो ये समझता हूं कि आप साहब बताएंगे वो प्रोटेस्ट करेंगे, आप रोकेंगे? लाहौर आप रोकेंगे? नहीं, देखें बात ये है, हम तो पहले तो मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हमें तो खुद ये सबक पढ़ाने वाले हैं कि जनाब लोगों को जमा ना होने दें, लॉकडाउन करें, आप इकदाम नहीं कर रहे। और खास तौर के ऊपर लाहौर जैसे शहर के अंदर जहां पर इसकी एक स्पाइक आई हुई है, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद के अंदर अस्पतालों के ऊपर प्रेशर है, डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर है, पैरामेडिक्स के ऊपर प्रेशर है। मुझे नहीं समझ आती कि इनको मशवरा देने वाले कौन से लोग हैं। और जो मलिक अहमद खान साहब हैं, ये एक बड़ी सेन वॉइस है इनकी पार्टी के अंदर, ये भी मुझे उससे कन्विंस नहीं लगे। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के अंदर मैं पहले तो इनको ये कहूंगा कि इनको नजरसानी करनी चाहिए। और बहुत सारे फॉरम्स हैं, असेंबली का फॉरम है, उस फॉरम के ऊपर इन्होंने बात की, असेंबली का इजलास 1 हफ्ते के लिए मौखर हुआ है, वहां पर आके ये बात कर लें। और टीवी के फॉरम्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बेशुमार और दीगर जराए जहां पर ये अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कतन जो है वो इन हालात के अंदर कोई मुनासिब मामला नहीं है, बल्कि ये अपनी ही की हुई बातों से अब जो है वो पीछे हटने वाली बात है। और आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की कि जहां पर ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब को जब जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा और वहां पर एक हजूम जमा हो गया, वो आपने देखा ही था। उस वक्त भी SOPs जारी किए गए थे, उस वक्त भी लोगों को जो है वो मना किया गया था, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा हुए। और उसके बाद आपने देखा कि जब वो नैब पेशी में गए उस वक्त भी लोग जमा थे, और उसके बाद उनकी जो है वो कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। तो मैं समझता हूं कि ये कतन तौर के ऊपर भी ये मुनासिब वक्त नहीं है इस किस्म के जो हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो हुआ, उनकी साहबजादी ने ट्वीट किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की साहबजादी ने ट्वीट किया कि उनको अदालत में बुलाया गया, उनको रश में आना पड़ा और देखें इनको कोरोना हो गया। शहबाज शरीफ साहब की मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ साहब को रश के अंदर जाना पड़ा, हाई कोर्ट में उनको कोरोना हो गया। तो जब उनको पता है कि जब भी रश आता है तो कोरोना आ जाता है, तो ये जो रश अब क्रिएट होने जा रहा है आने वाले दिनों में, ये क्या इतना ज़रूरी है कि कोरोना के बावजूद इसको किया जाए? तो मलिक साहब को तो लगता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी को लगता है कि ज़रूरी है। सेंटीमेंट्स बहुत लोगों के हाई हैं और उनको ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अब देनी पड़ेगी। इसलिए वापस आते हैं और फिर मुझे बात करनी है PIE के पायलट्स के ऊपर भी और पेट्रोल की प्राइस के ऊपर भी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मलिक अहमद खान साहब, -1 जो है ये शुरू होता है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर गुजरता है तो उसके बाद सबसे पहले -1 किया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश हुई, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब -1 हो जाते हैं। उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब जो हैं, उनके बारे में ये नाकाबिले बर्दाश्त उनको करार दिया जाता है, फिर वो -1 हो गए अपनी पार्टी में से। उसके बाद सिंध से MQM से अल्ताफ़ हुसैन माइनस हो गए, फिर PMLN में से मियां नवाज शरीफ साहब उनके दौरे हुकूमत में माइनस हो गए, और अब फिर -1 की आवाज़ें आ रही हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है या कोई संजीदगी इसके पीछे आपको कोई रब्त नजर आता है? ये देखिए इमरान, मैं आपकी एक मिसाल को तो बीच में से थोड़ी उसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करूंगा, जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की है।
उनके तो कोई मोटिव्स और रीजंस अब इतने पब्लिक हो गए हैं कि उनका बनता था कि -1 उसको होना। आप अगर बाकी पॉलिटिकल लोगों के साथ बिल्कुल ठीक रखेंगे कह रहे हैं आप। हमने उस पर बात नहीं की कि किसका बनता था किसका नहीं बनता था। अब ठीक है, उनकी नहीं, मैं सिर्फ इसलिए उसको बीच में से उनको सेग्रीगेट कर रहा निकाल हूं दें आप। क्योंकि उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो जाएंगी, तासुर गलत चला और जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। एक बात जरा मुख्तलिफ पैराए में आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो बात है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज नॉर्मली जो भी लीड कर रहा होता है उसके ख़िलाफ़ एक अपना सियासी मौक़िफ़ रखती हैं, बेशक वो कोई भी हुकूमत में हो या हुकूमत में जिनके ख़िलाफ़ भी आप आवाज़ उठाते हैं, आप उनसे उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं, आप उनकी नॉन डिलीवरेंस की बुनियाद पर उनसे रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं, तो ये अपोजिशन पार्टीज़ हमेशा एक मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। और कभी हीट ऑफ मोमेंट में हमने ये भी देखा है कि चाहे वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी थी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो जो हीट ऑफ मोमेंट होती है जिसकी वजह से वो जो शख्सियत जो कि सरबराह होती है हुकूमत की या सियासी जमात की, तो एक पक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में ख़ुद ये -1 की बात करती है। आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया, तो जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के -1 की बात हुई तो उस वक़्त कुछ ऐसे मुहर्रकात पैदा हो गए हुए थे कि जिससे लग रहा था कि कुछ तनाव है, कुछ जुडिशल वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, कुछ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रेंज है, कुछ और भी बातें थीं जो कि ज़ुबान ज़द आम थीं और एक पब्लिकली नोन रियालम के अंदर एक डिस्कशन जा रही थी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये -1 की बात हो रही है। आज इमरान खान साहब की तो हुकूमत पे उनका ये -1 का कहना और उसे एक दिन पहले ख़ुद कहना कि आई एम द ओनली ऑप्शन, अब ये दो बातें मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इट केम आउट ऑफ ब्लू मेरे लिए। बजट पे प्रेशर होता है जब आपकी इतनी टाइट पोजीशन हो पार्लियामेंट के अंदर और आपकी मनफी ग्रोथ हो, फिर भी प्रेशर होता है। कोविड की सिचुएशन में ऑब्वियसली प्रेशर बहुत बड़ा होगा, मुझे इसका भी अंदाज़ा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नीडेड टू कमेंट लाइक दिस? उनको क्या ज़रूरत थी कि वो आकर कहते कि पहले उनकी जो स्पीच रिपोर्ट हुई तमाम अखबारात की बैनर हेडलाइन थी कि उन्होंने कहा कि मेरे सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगले दिन फिर जब असेंबली वो तशरीफ़ लाते हैं तो आके कहते हैं कि मैं मेरी अपनी -1 की बात वो करते हैं। तो ये पूरी डिबेट जो है ये एक ख़ास किस्म के मखसूस हालात के अंदर अगर ख़ुद जो सरबराह है जब वो खोलते हैं तो उसकी वजूहात होनी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या प्रेशर्स हैं। कोई गेस्ट तो होगा ना सर, आप हुकूमतों में रहे 3-3 दफा, खोल रहे हैं, कोई गेस्ट तो होगा ना, तो पार्टी ने आपको रहनुमाई तो दी होगी कि जनाब ये कह रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि देखिए उनके जो अलाइड पार्टीज़ हैं, एक पार्टी तो जो कि 4 या 5 अफराद की अपनी नंबर्स रखती है पार्लियामेंट के अंदर, और उनकी बलूचिस्तान में एक अपोजिशन भी है, और वो पार्टी अपने आप को इत्तेहाद से अलहदा कर गई है। जो MQM के लोग हैं वो बेशक अभी इनकी काबीना में हैं, लेकिन वो बड़ी शिद्दत से आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारे साथ तहरीरी मुआहदे थे और उनमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं थी, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर मबनी फ़ैसले थे जो कि हुकूमत ने करने थे, वो नहीं हुए। इसी तरह मुस्लिम लीग कायदे आज़म की भी एक नंबर्स हैं जो इनकी हुकूमत को कायम रखने के बाइस बने हुए हैं, तो वो भी ये इतराज़ कर रहे हैं जी कि वोट तो क्योंकि हमने बजट पास करवाना है और ये सूरत हाल है, हम वोट देंगे, लेकिन हमारी नाराज़गी हम ईशाइये में नहीं जाएंगे, और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो किसी और से नहीं हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। तो एक तो इसका प्रेशर नेचुरली हो सकता है। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो गेयर अप हो गई हैं, उनको सबको इस किस्म की इकनॉमिक कंडीशन में उनको अब ये नज़र आ रहा है कि अगर ये हुकूमत मज़ीद अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ को लेके चलती रही तो ये सख्त मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगी, तो वो अपना रोल अदा करने के लिए भरपूर अंदाज में बाहर निकल रही हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जिस चीज़ को अपना नज़रिया बताया कि एहतसाब आपका नज़रिया है, उसको लार्जली मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटेलिजेंशिया और आपके एकेडमिशियंस भी, मोस्टली आपके मीडिया के अंदर भी, अगर आप उसकी रेशियो ले लें तो आपको लगता है कि ये खान साहब का अपना गैस वर्क है और वो हालात को देखते हुए -1 उनको नज़र आ रहा है।
फारूक, ये प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर देखें, अगर मैं सिर्फ ये एक जुमला कह लूं जी, एक जुमला कह लूं सिर्फ, कि जिसको वो अपना नजरिया कह रहे हैं एहतसाब का, उसको हम सियासी इंतकाम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन आपका सूरत पॉइंट है। हाल में गवर्नमेंट्स जो हैं उनके लिए चलना मुश्किल होता है जी। ठीक है मलिक साहब, अब फारूक हबीब साहब जरा आए इस बात के ऊपर कि अपोजिशन कहे तो कोई बात नहीं है, अपोजिशन तो ये भी कह रही थी शाइस्ता खान अब्बासी साहब कि इमरान खान साहब को 160 वोट पड़े हैं, 172 होने चाहिए थे, तो वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर पा रहे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपोजिशन को हैं, वो इस्तीफे का डिमांड भी कर रहे हैं। वो कहें तो कहें सर, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर स्टेप करते हैं स्टेटमेंट्स दे के, तो फिर लोग ये सोचना शुरू करते हैं, सारे तजियाकार ये बात कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। फारूक हबीब साहब की आवाज नहीं आ रही, फारूक हबीब साहब की आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट किया हुआ आपने शायद। देखें आपने पहले बात की, कुछ हवाले दिए यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। देखें याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो -1 हुए जब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे कि लूटी हुई दौलत के ऊपर स्विस हकाम को खत लिखें, तो अदालती हुक्म की हुक्म अदूली उन्होंने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो है उनको सजा हुई, वो नाहल हो गए, माइनस हो गए। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ साहब वाला मामला आ रहा है, तो वो इनका बयानिया जो है वो नाकाम हो चुका है, वोट को इज्जत देने वाला या इदारों के साथ टकराव वाला, वो बयानिया कहाँ रह गया आज। नवाज शरीफ साहब जो है वो पनामा केस के ऊपर नाहल हुए, उसके ऊपर सजा हुई, माइनस हो गए, इन्होंने अपना सरबराह जो है उसके ऊपर चुन लिया। अब जहां तक इमरान खान के ऊपर मामला है, तो वजीर आजम इमरान खान के ऊपर ना इस किस्म का कोई इल्जाम है, फॉरेन फंडिंग का एक केस है सर, देखिए इल्जाम तो एकदम आता है ना, नवाज शरीफ पे भी कोई नहीं था 2015-16 में। इमरान सुन लें जो आपने बात की, मैं आज आपके शो से जरा इसको भी, आप आजकल माशाल्लाह बड़े अच्छे शोज अपने प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, तो एक मैं आपको दावत देता हूं, थोड़ी तहकीक करके इसके ऊपर भी लोगों को बताएं कि फॉरेन फंडिंग क्या है और ममनुआ फंडिंग क्या है। जो फॉरेन फंडिंग की बार बार बात की जाती है, फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट 2016 में हनीफ अब्बासी केस के अंदर डिसाइड कर चुकी है। फॉरेन फंडिंग का केस सुनना जो है वो इलेक्शन कमीशन का प्रोग्रेटिव भी नहीं है, वो तो वफाक के पास इख्तियार है कि अगर कोई गैर मुल्क से पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ वफाक ने रेफरेंस बनाना है, और इनकी हुकूमत ही अगर हम ये काम कर रहे थे तो ये रेफरेंस बना लेते। वो ममनुआ फंडिंग का केस है, उसका हिसाब PMLN भी दे रही है, पीपल्स पार्टी भी दे रही है, PTI भी दे रही है, वो एक अलग केस है। अब आप आ जाएं कौमी असम्बली के ऊपर, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की। देखें, जब वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक हवाला दिया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला है जो इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पाकिस्तान की अवाम उन्हें यहाँ लेकर आई है, 1 करोड़ 70 लाख वोट मिले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद है, बड़े चोर दरवाजे के रास्ते थे जो पहले भी इख्तियार किए जा सकते थे, जो नहीं किए, उस जद्दोजहद के तहत आए हैं, और वो एक जमहूरी वज़ीर आज़म है। तो मैं समझता हूँ कि उनको माइनस करने की जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर तो कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात जो शाहिद खान अब्बासी साहब करते हैं, वो उलट बात करते हैं। बुनियादी बात ये, अगर ये हमें कहते हैं एतमाद का वोट लें, इनको ये लगता है कि हमारे अददी जो है वो अक्सरियत कम हो चुकी है, तो ये तहरीक अदम एतमाद ले आए। वो तो मैंने परसों पीपल्स पार्टी से और PMLN से दोनों से कहा था कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आए। वो कहते हैं हमारे नंबर पूरे नहीं है, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि आपके भी नंबर पूरे नहीं है, आप एतमाद का वोट नहीं। अगर हमारे सुन लें, नहीं देखें, बात ये है कि उनके नंबर पूरे नहीं है, हमारे नंबर पूरे नहीं है, ये क्या बात हुई? बात ये है कि बजट की सूरत हाल के दौरान मुझे बताएं, पिछली बार 29 वोटों की बर्तरी से BNP मेंगल हमारे साथ थी, बजट पास हुआ था। अब 41 वोटों की बर्तरी से पास हुआ है, तो इनके 155 अराकीन है, इनके 119 क्यों थे? ये भी चेक कर लेना, इनके अराकीन कहां पर है। मामला ये है कि कोरोना की सूरत हाल है, किसी को कोरोना हुआ है, कोई बुजुर्ग है, किसी की उम्र ज्यादा है, वो असम्बली के इजलासों में नहीं आया, उसके ऊपर इस किस्म की सियासत का ये वक्त नहीं है, या इन नंबर्स गेम के ऊपर प्ले करने का भी। मैं इस आर्गूमेंट को जो है ना कोई इतना वजन नहीं देता, ये इतना कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। हाँ, एक मिनट मैं मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बड़ा डीप होता है। मलिक साहब, तो फिर अगर आपको लगता है कि इस्तीफा भी देना चाहिए इमरान खान साहब को, हुकूमत फौरन छोड़ देनी चाहिए ताकि लोगों को सुख का सांस मिले, और आपको यह भी लगता है कि वो अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहे हैं, तो सर फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो हो जानी चाहिए आपकी तरफ से? माहौल तो बना हुआ है, लोहा गर्म है, चोट मारे। इमरान, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं।
नहीं, देखिए दो मुख्तलिफ बातें हैं। ये पहली जो सूरत हाल जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से कही, वो इसलिए कही कि शाहिद खाकान साहब ने ये कहा कि एक बजट में उनके जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, वो नंबर ऑफ वोट्स उस अददी अक्सरियत पे जिसकी बुनियाद पर आप वज़ीर आज़म रह सकते हैं, उनसे 12 कम है। ये उनकी दलील थी, इसमें वज़न है। अच्छा, अब ये जो फ़रूख कह रहे हैं कि क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है, कई बुज़ुर्ग हैं जो नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। बजटरी प्रोसेस में अगर आप अपनी अददी अक्सरियत से कम वोट्स लेते हैं तो ये पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट और ये पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी होगी कि प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल फॉर हिज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन क्योंकि ये कोविड की सूरत हाल है, इसमें इस आर्गूमेंट को भी वज़न देना पड़ेगा जो फ़रूख कह रहे हैं कि इसलिए लोग नहीं आए। ऑब्वियसली ऑपोजिशन के अरकान भी कम थे, कई लोगों को कोरोना है जो नहीं आ सके। मेरे अपने बुजुर्ग मेंबर हैं, मेरा इधर एक पॉइंट है, वो भी ले लें, साथ में ले लें। थे इजलास में। जी ठीक है, फरूक बताएं, जल्दी से ब्रेक पे जाना है। मैं अब इस आर्गूमेंट को इस तरह लेता हूं। वजीर आज़म बनने के लिए आपको अक्सरियत चाहिए, वो है आपकी सादा मेजोरिटी, आपकी 172 वोट है, ठीक है। मुझे बताएं आइन में कहां लिखा है कि बजट पास कराने के लिए भी आपको 172 मेंबरान की जरूरत है? आपकी अक्सरियत होनी चाहिए, अक्सरियत होनी चाहिए, वो आपकी अक्सरियत होनी चाहिए, आपने प्रूव कर दिया। मैं टेक्निकल बात नहीं, इस आर्गुमेंट को ऐसे लिहाजा नहीं ऐसे, लेकिन उसका एक नुक्ता शाहिद का कान अब्बासी साहब ने ये दिया, आपके लिए हुकूमत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था दिन, उनके सारे लोग तो आने चाहिए थे। नहीं जी, ये मनी बिल पे, साहब को कोरोना, मनी बिल पे देखिए बात, शेख रशीद साहब को कोरोना था, नसरुल्लाह दरेशिक साहब की उम्र 80 साल से ज्यादा है, मेरी बात सुन ले, राजनपुर के अंदर है। अब सीनियर मेंबरान की बात आपको कर रहा हूं, राहत अमानुल्लाह भट्टी साहब हमारे शेखपुरा से, ये बात ऐसे इतने बुजुर्ग लोग वो नहीं आ सकते। मलिक साहब ब्रेक के बाद बात करते हैं, मलिक साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी फरूक हबीब साहब, अपना नुक्ता आप मुकम्मल कर लें जो आप बात करना चाहते हैं, ताकि फिर हम आगे बढ़ाएं बात को। देखें, बात ये है, मैं इनको ये बात कह रहा था कि ये कोई इस किस्म की बात नहीं है कि हमने कोई आइन में लिखा हुआ था कि आपने 172 वोट ही लेने थे तो बजट पास होना था, यहाँ अब आपके ऊपर। चले, वो तो क्लियर हो गया ना, वो तो क्लियर हो गया कि देखें, वो तो क्लियर हो गया ना कि आपको कोरोना की वजह से कुछ लोग आपके कम आए, कुछ लोग उनके कम आए। उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, और अब ये भी बात क्लियर हो गई है कि वो कोई तरीके तो एतमाद आपके खिलाफ नहीं लाने जा रहे। अब जरा मुझे जवाब दे दें, एक मिनट मुझे फरूक जरा जवाब भी देना। फरूक एक मिनट जरा जवाब भी दें मुझे। गुलाम सरवर साहब के खिलाफ इवन के अंदर बात हुई है, और असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि हमारी जग हंसाई हुई है इस हैंडलिंग के ऊपर जो PIA का मामला हैंडल किया गया है। सर, कोई मामला ऐसा है जो आप सही तरीके से हैंडल कर लें और आपकी हैंडलिंग के बाद कोई नया बहरान पैदा ना हो? बता दें आप मामला कोई। देखिए इमरान, बात यह है, जिस आप पर्टिकुलर मामले की बात कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ जो है आपका हादसा होता है, ये कराची हादसा होता है, ठीक है। जब कराची हादसा हुआ तो इसके बैकग्राउंड के अंदर ही इससे पहले भी PIA के बेशुमार हादसा हो चुके हैं। इतने त्यारे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर किसी एयरलाइन के नहीं गिरे जितने बदकिस्मती से हमारी पाकिस्तान एयरलाइन के गिरे हैं। फरूक एक सेकंड फरूक देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे दो बहुत प्यारे दोस्त और एक मेरी रिश्तेदार खातून वो इस वाकये में शहीद हुई हैं, तो मैं इसका दर्द समझता हूं, लेकिन इसके बावजूद ये तरीका नहीं था जो आपने किया है। देखें, सुन लें, देखें, बात ये है, इसकी बुनियाद के ऊपर, सेफ्टी इशू के ऊपर पूरी दुनिया ने पहले ही तहकीकात शुरू कर दी थी। PIA को खतो कताबत का सिलसिला उन्होंने पहले शुरू कर दिया था, सेफ्टी इश्यूज के ऊपर पहले से बात हो रही थी। मामला यह है कि जब इसी बुनियाद के ऊपर UAE ने अपने लेटर में लिखा है कि आपकी गवर्नमेंट, सर UAE ने अपने लेटर में लिखा है, उन्होंने जब आपके पायलट को ग्राउंड किया तो आपके वजीरे हवाबाजी के बयानात के बाद किया, उन्होंने अपनी कोई इंक्वायरी नहीं की। देखें बात ये, मुझे ये बात बताएं कि क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं किस पे बात होनी चाहिए। एक मिनट मैं आपको बताता हूं किस पे बात, मैं बताता हूं आपको, आपकी जो मुकद्दस गाड़ियां है ना जो आप, फरूक एक मिनट, फरूक जहां पे आपके पर जलते हैं, अगर उसको ठीक करने फरूक एक मिनट
इसकी हैंडलिंग आपकी ठीक तरीके से नहीं हुई, इसको आपको मानना पड़ेगा। आप इंक्वायरी करते, उन पायलट्स को अलग करते, उनकी लिस्ट शाया करते और सही तरीके से हैंडल करते, ताकि जो सही पायलट हैं उनकी नौकरी बच जाती, नंबर 1। नंबर 2, सिविल एविएशन का कसूर है भाई। उन तगड़ों को हाथ डालते हुए आपकी टांगें कांपती हैं। क्यों नहीं हाथ डालते सिविल एविएशन को, जिन्होंने ये सारा गंद फैलाया? देखें बात यह है 2010 से 2018 के दरमियान ये तमाम जितने फेक लाइसेंसेज हैं ये इशू किए गए, और जो जिम्मेदारान होंगे, मैं आपके शो के ऊपर हूं, चाहे वो सिविल एविएशन के लोग हैं, वो भी नहीं बचेंगे। कितने बंदे निकाले उनके खिलाफ कितने ऑफिसर्स निकाले हैं, कितने हेड आपने पकड़ के गिरफ्तार कर लिए हैं? जो जिम्मेदारान है, देखें उसके ऊपर तो इंक्वायरी हो रही है ना। अभी तो ये रिपोर्ट आई, कितने दिन हुए? अभी तो रिपोर्ट आए 7 से 8 रोज हुए, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ, इन जिम्मेदारान को। सर देखें ना दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया को चेक करें और अपने आप को चेक करें। फारूक साहब, उन्होंने आपके पायलट ठग करके ग्राउंड कर दिए। दुनिया इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करती है और आपने अपने बंदे अभी तक नहीं ग्राउंड किए, जो सिविल एविएशन के लोग हैं। देखें, सुन लें इमरान, सुन लें, 262 पायलट्स की जो PIA में हैं या दूसरी एयरलाइंस में से उनकी बात हुई, जिनके ठीक है उनको इजाजत मिल जाएगी। जो बाकी लोग दुनिया में पायलट काम कर रहे हैं, और जो सिविल एविएशन जिसने ये जाली पायलट भर्ती किए थे, उनका क्या करेंगे? सुन लें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो जिम्मेदार है, उनके हाथों में ये खून है। असल जिम्मेदार वो हैं। एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदार हैं। असल जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी। और ये भी बताऊं, पकड़े उनको। ये भी बताऊं इमरान, जिन्होंने पैसे लेकर उनको इन लुक्रेटिव जॉब्स के ऊपर अपॉइंट किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो सिविल एविएशन है ना भाई, उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लग रहा है ना। सर सिविल एविएशन के अंदर सबके पांव आपके सर, मेरी बात सुना, वहां जाते हुए सुन ले ना इमरान, सुन ले। सिविल एविएशन, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सिविल एविएशन की जो तैनातियां हैं वो क्या ऐसे ही हो गई थी? मेरिट की बुनियाद सर, आपने भी पॉलिटिकल लोग तैनात किए? नहीं, मेरिट की बुनियाद के ऊपर हुई थी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं माजरत के साथ एडवांस मलिक साहब से छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब PIA में पोर्टर भर्ती होते हैं, PMLN जिसको मर्जी सेनेटर बनाए, मुझे एतराज नहीं है। अपने 2 भाइयों को, बहनोई को, भतीजे को, अपने सब रिश्तेदारों को PIA में भर्ती करवाते हैं, फिर सेनेट के अंदर चेयरमैन एविएशन कमेटी बनके PIA के चेयरमैन को कहते हैं, 1 साल कहते रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करो, इन जाली डिग्री वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई ना करो, इनको आधी तनख्वाहों पे रखो। अब आप कर लेना सर, अब आप कर लें मलिक साहब, अब आप कर लें सर, अब आप कार्रवाई कर लें, हम देख रहे हैं, तब्दील करवाए, हम देख रहे हैं सर, अब आप कार्रवाई कर लें। मलिक साहब इस पे बात जरूर कीजिएगा, मलिक साहब इस पे बात जरूर कीजिएगा, लेकिन मलिक साहब एक पॉइंट ऐड कर लें, मलिक साहब पॉइंट ऐड कर लें, वो ये कर लें कि पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज और कीमतों में इजाफे पे वज़ीर आज़म ने फिर कमेटी बनाई है। अगर तो ठीक कर रहे हैं तो कमेटी किस बात की बना रहे हैं, इस पर भी जरा बात करें। सर मुझे पहले थोड़ा सा ज़रा, मैं विद अ वेरी हैवी हार्ट और बड़ी दुख के साथ, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम किस किस्म की एक मुश्किल में फंस गए हैं और किस तरह की ये एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है। मैं आज तक समझने से कासिर हूं कि वो कौन से त्यारे का हादसा है जिसकी रिपोर्ट में ये लिखा था कि त्यारे का बाइस, हादसे का बाइस पायलट की जाली डिग्री थी। फॉर गुडनेस सेक यार, अभी तो फैक्ट फाइंडिंग नहीं प्रॉपर हुई। किसने सरवर खान को ये राइट दिया? हाउ कम ही कैन मेक सच अ पब्लिक स्टेटमेंट इन नेशनल असेंबली में खड़े होकर, और फिर सोने पे सुहागा वो मसूफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आके बैठ गया विदाउट डिटर्मिनिंग। उसको तो यह नहीं पता जाली लाइसेंस होता क्या, उसको तो यह नहीं पता कि सिविल एविएशन के टेस्ट क्या होते हैं। अजीब तमाशा बर्पा कर दिए। इस बात के साथ आप यार फरूख क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब इसमें जाली लाइसेंसेस, जाली पायलट, आपने किया क्या आपको पता है? आपने पूरी दुनिया की सिविल एविएशन से पाकिस्तान के CNSI वाला बंदा आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। कतर एयरवेज, वियतनाम, यू नेम इट एंड यू काउंट इट। आपको सिर्फ एक मुल्क ने नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन ने, पूरी दुनिया आपके खिलाफ चीख रही है। आपने रिचर्ड क्वेस्ट को सुना है? आपने BBC को देखा है? CNN पे एकदम विदाउट हैविंग एनी कॉन्क्रीट एविडेंस यू हैव मेड सच अ फस। क्या कर दिया ये? नहीं मलिक फिर उसके बाद इस बात पे कोई डिफेंस भी ले सकता बंदा? देखें सर एक सेकंड सुने मेरी बात। फरूख एक मिनट, सर ये भी तो बताएं ना। एक सेकंड,
नहीं मलिक साहब, आप उसको भी डिफेंड ना करें। सिर्फ एक सेकंड, जिस दौरे हुकूमत के अंदर ये काम होते रहे उसको भी डिफेंड ना करें। मुझे ये यार सर, ये PIA का प्यारा मेरी भेज बात गया सुने, एक दौरे बंदा, हुकूमत देखिए मेरे ख्याल मेरे को मेरे को वक्त एक हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सेकंड एक चीज मैं बता दूं आपको, तरीका अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था। ये मैं नहीं कह रहा, खाली ये कैबिनेट के अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि जग हंसाई हमारी करवाई गई है। अब फरूख आप इनको डिफेंड नहीं कर सकते, जग हंसाई हुई है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक वजीर, और दूसरा जो सिविल एविएशन है जो असल में जिम्मेदार है सारी चीज के लिए, उसको अकाउंटेबल अभी तक आप नहीं कर सके। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।